Hi, good morning guys. Welcome to my YouTube channel that is वीरेंद्र सर्स बायोलॉजी. Guys, आज हम 10th स्टैंडर्ड का स्टेट बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. अब सबसे पहले आपके पास में जो साइंस है 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से डिवाइडेड है दो इसमें, एक है साइंस 1 एक है साइंस 2. तो साइंस 1 में दो सब्जेक्ट आते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. पांच सब्जेक्ट जो आपके पास मतलब मींस दोनों जो है फिजिक्स के 5 चैप्टर्स एंड केमिस्ट्री के 5 चैप्टर दिए. लेकिन हमारे पास में जो साइंस 2 है, साइंस 2 में पूरा बायो दिया हुआ है और बायोलॉजी के हिसाब से आपके पास में टोटल 10 चैप्टर्स दिए. तो 10th के हिसाब से आपको देखा जाए तो जो बायोलॉजी है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो बहुत सारे बच्चों की मेरे को रिक्वेस्ट आई, सर आप जैसे 12th और 11th के चैप्टर के नोट्स बना के देते हैं, साथ में हमको पढ़ा के देते हैं, डायरेक्ट लेक्चर बनाते हैं, वैसे ही हमको 10th स्टैंडर्ड को भी लेक्चर बना के दीजिए. तो मैंने आपकी डिमांड के हिसाब से जो 10th का फर्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ये बनाना स्टार्ट किया है. तो यहाँ से हमारे पास में आप कभी भी जब लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर में आपको क्या लिखा रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3. तो ऐसा सीक्वेंस से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है. तो गाइस हम विदाउट वेस्ट करते हुए हमारा टाइम हम हमारे चैप्टर की तरफ आते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. तो यहाँ पे हमको बायो के हिसाब से अगर चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट चैप्टर में आपको टोटल 2 पार्ट पढ़ना है. एक क्या पढ़ना है हेरिडिटी और दूसरा क्या पढ़ना है इवोल्यूशन. तो इसके लिए आपको 2 अलग अलग टॉपिक दिए. सबसे इजी जो टॉपिक है हमारे पास में वो है हेरिडिटी के ऊपर है. तो हेरिडिटी के ऊपर में भी बहुत अच्छा पार्ट दिया हुआ है. हेरिडिटी मींस क्या? सबसे पहले तो सभी के माइंड में होगा सर आप हेरिडिटी तो बोल रहे हो लेकिन ये है क्या? तो सिंपल सा आपको याद रखना है हेरिडिटी मींस क्या, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पेरेंट्स के पास में कैरेक्टर्स रहते हैं वो कैरेक्टर किस में आना, उनके ऑफस्प्रिंग में आना. अब ये कैसे आएंगे? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. हेरिडिटी मींस क्या, डिफाइन में लिख के दे रहा हूं आपको. हेरिडिटी, हेरिडिटी का मीनिंग क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स. अब कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होना, कौन से कैरेक्टर्स? बॉडी के अंदर में जो फिजिकल कैरेक्टर है, पूरा फिजिक्स, बॉडी का जो फिजिकल कैरेक्टर है, तो फिजिकल और कौन सा? मेंटल. अब मेंटल मींस कौन सा? आप बोल रहे हो ब्रेन का, क्या नहीं. मेंटल में पूरा आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया. मींस क्या? पूरा डीएनए के बारे में, जीन्स के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में. तो आपके पास में डिफाइन क्या होगी हेरिडिटी की? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फिजिकल और मेंटल फ्रॉम, अरे कहां से आएंगी? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. तो आपके पास में बहुत जबरदस्त डिफाइन बन गई यहाँ पे. ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फिजिकल और मेंटल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी. कैरेक्टर्स और हेरिडिटी. इवोल्यूशन सेकेंड वर्ड है हमारे पास में इवोल्यूशन. इवोल्यूशन मींस क्या? चेंजेस, लाइफ में चेंजेस आना. तो हम ये पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन के ऊपर, पूरी थ्योरी पढ़ना है इवोल्यूशन कैसे हुआ. जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं. हमारे एंसेस्टर कौन है? मंकी. अब मंकी में चेंजेस आने के बाद में उनसे ही क्या इवॉल्व हुआ ह्यूमन बीइंग. तो ह्यूमन बीइंग आया ना वहां से. तो ये क्या है? इवोल्यूशन. तो जो चेंजेस होते हैं तो चेंजेस के कारण जो नया कुछ क्रिएट होता है, इवॉल्व होता है, उसको बोला जाता है इवोल्यूशन. तो ये 2 चैप्टर्स हमको अलग अलग चैप्टर एक ही चैप्टर में आपको पढ़ना है. दैट इज हमारा फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. तो ये हमारे पास में दिया है हेरिडिटी के बारे में डिफाइन. अच्छा है, सब लोग क्लियर हुआ क्या? एक मार्क के लिए डिफाइन नाम किए क्या है? नहीं, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फिजिकल और मेंटल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. तो ये आपको याद रखना है. या तो दूसरा एक और डिफाइन आप इसी को क्रिएट कर सकते हैं जो बुक के हिसाब से दिया है. ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फिजिकल और मेंटल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. अरे यही तो बोला मैंने, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन. मींस पेरेंट्स से क्या ऑफस्प्रिंग. तो समझने के लिए आपको इजी होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग. यहां तक कि हमारे पास में फर्स्ट डिफाइन है. देन हमको बात करनी है किसकी? क्रोमोसोम्स की. ये मेरे यहाँ पे जो 4 पॉइंट लिखे ना बहुत काम के गाइस, इसी के ऊपर में पूरा चैप्टर बेस्ड है. अब आपने हेरिडिटी तो सुन लिए. हेरिडिटी में क्या ट्रांसफर होते हैं? कैरेक्टर्स कौन से? जो डीएनए बोला जाता है. डीएनए किससे बना हुआ है? डीएनए किससे बना हुआ है? बहुत सारे जीन के कलेक्शन से, बहुत सारे जीन से मिलके बनता है डीएनए.
डीएनए का ग्रुप मिलके बनता है क्रोमोसोम। ये आपको हमेशा याद रखना है। जैसे कि मीन्स हमारे पास में अगर कोई भी अगर मैं बात करो, दो छोटे जीन है, ग्रुप ऑफ जीन्स मिलके डीएनए, डीएनए का बल्क मिलके क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए रहते हैं, डीएनए के अंदर में जीन रहते हैं। बढ़िया। पहले क्या क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर में कौन डीएनए, डीएनए के अंदर कौन जीन। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स मींस क्या। सभी को पता है क्रोमोसोम, ह्यूमन में क्रोमोसोम्स है। ह्यूमन में क्रोमोसोम कितने रहते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम। मैं अगर बोल रहा हूं कितने रहते हैं तो 46, कितने पेयर में रहते हैं तो 23 पेयर्स में। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या है, अब क्रोमोसोम क्या है उसकी भी डिफाइन हमको डिस्कस करना है। आपको फर्स्ट पेज में ऊपर में जो 3 क्वेश्चन दिए ना वहां पे ये चीजें पूछी जाती है कि आपको क्रोमोसोम की डिफाइन क्या आ सकती है पेपर में। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम कैसी बॉडी है, क्रोमोसोम फिलामेंटस बॉडी है, फिलामेंटस। अब नाम से पता है फिलामेंटस मींस क्या, फिलामेंट, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो आपके पास में क्रोमोसोम की आप डिफाइन लिख सकते हो, क्रोमोसोम्स आर द फिलामेंटस बॉडी। क्रोमोसोम फिलामेंटस बॉडी है, लेकिन आपको याद रखना है हमारी बॉडी, जब भी हमारे बॉडी से सपोज करो चलो ब्लड निकल रहा है, आपको कुछ इंजरी आई, कट लगा, कट लगने के अंदर ब्लड बाहर निकला। जब ब्लड बाहर निकलता है तो उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, डीएनए। आप बोलोगे सर हमको तो पता है जीन से मिलके डीएनए बना है, डीएनए से मिलके क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम बाहर निकलना चाहिए। नहीं, क्रोमोसोम नहीं निकलता है। क्रोमोसोम सिर्फ जब बॉडी में सेल डिवीजन होता है। क्या, सेल डिवीजन। सर सेल डिवीजन मींस क्या, अब वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो फटाक से पहले डिफाइन सुन लो मेरी क्रोमोसोम की, देन मैं सेल डिवीजन के बारे में बताता हूं, ठीक है। क्रोमोसोम आर द फिलामेंटस बॉडी। क्रोमोसोम क्या है, फिलामेंटस बॉडी। कब अपीयर होती है, अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। डिफाइन फटाफट लिखो मेरे साथ में। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम आर द, देखो मैं आगे लिखता हूं, क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स आर द फिलामेंटस बॉडी which are appear during cell division। लिखेंगे गाइस सभी ने फटाफट, क्या है डिफाइन, क्रोमोसोम आर द फिलामेंटस बॉडी which are appear during cell division। फिलामेंटस बॉडी के बारे में ब्रैकेट लिख के रख सकते हैं आप, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे समान। क्रोमोसोम क्या है, बॉडी के अंदर धागे समान स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसी के बाद में क्रोमोसोम सेल डिवीजन के समय अपीयर होता है। सेल डिवीजन मींस क्या, सेल डिवीजन मींस क्या, एक बॉडी से दो में डिवीजन होना। आप बोलेंगे सर एक से दो में कैसा डिवीजन, आपने 9th स्टैंडर्ड में बर्डिंग इन यीस्ट पढ़ा है, आपने यीस्ट वाला एग्जांपल देखा है। यीस्ट क्या करते हैं, यीस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये 1 से 2 बनाते हैं, 2 से 4 बनाते हैं। ये जो प्रोसेस होती है इसको बोला जाता है सेल डिवीजन। वैसे ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी का मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे कि हमारे बॉडी में आपको याद है हमेशा यहाँ पे सपोज करो चलो बहुत भयंकर इंजरी हुई है, इंजरी के कारण यहाँ की स्किन जो निकल गई, निकलने के बाद में कुछ दिन बाद यहाँ पे ब्राउन कलर की कोट जमती है। सभी ने देखे हैं ब्राउन कलर की जो कोट, जो अपने पास में कोट जम रही है उसके अंदर फिर से वो कैसी हो जाती है, नॉर्मल स्किन कलर। ये हुआ कैसे, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई, सेल डिवीजन, हीलिंग की प्रोसेस होती है, हील होना। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल डिवीजन। यहाँ के जो सेल्स थे ना ये खुद ब खुद डिवाइड होकर वो क्या करते हैं, वहाँ के सेल को फुलफिल कर देते हैं। ये समय क्रोमोसोम एक्सप्रेस होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है ये दो डिफाइन। इसी के बाद में डीएनए। इसके बाद में आप डीएनए की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो गाइस मैंने डीएनए के ऊपर में एक बहुत जबरदस्त वीडियो बनाया जिसमें पूरा डीएनए का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता हूँ, याद से आप देखेंगे, बहुत काम का है। अगर वो डीएनए आपने देख लिया अच्छे से तो क्लियर हो जाएगा आपके पूरे कंसेप्ट। मैं अभी भी बता रहा हूँ जितना मेरे काम का है डीएनए वो भी मैं बताता हूँ। देन हमारे पास में क्या है, जीन। अब डीएनए के अंदर में आपको पता है क्या रहता है, जीन्स। तो जीन की डिफाइन सुन लो। डीएनए की डिफाइन आपको बता देता हूँ मैं। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। अब डीएनए जेनेटिक मटेरियल तो क्या होगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा। तो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल which transmit from one generation to another, same define, one generation to another. Then gene, gene means क्या, gene क्या है,
इट इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब आपको मैं बताता हूँ डीएनए का स्ट्रक्चर। अगर मैं डीएनए के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ तो ऐसा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है डीएनए का। यहां से यहां तक का जो सेगमेंट रहता है 1 और 2 को मिलकर इसको बोला जाता है जीन। क्या बोला जाता है इसको? जीन। इतने सेगमेंट को बोला जाता है जीन। तो आपको मैं बता दूं जीन क्या है? एक पर्टिकुलर सेगमेंट है किसका? डीएनए का। तो जीन क्या है? जीन इज अ पर्टिकुलर segment of DNA. Gene is a particular segment of DNA which is responsible for, कुछ तो काम रहेगा उसका, which is responsible for expression of characters. expression of characters. तो जीन क्या है? जीन पर्टिकुलर सेगमेंट है डीएनए का जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने का। अरे कैसे कैरेक्टर्स? अभी तो बताया, फिजिकल और मेंटल कैरेक्टर जो किसके पास में रहते? पेरेंट्स के पास में। आपने देखे होंगे कि हमारे जो पेरेंट्स में आदत है ना वो हमारे पास में रहती है। जैसे कि अगर सपोज करके चलो, हाँ जैसे कि अब मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ सपोज, ठीक है, अगर मैं स्मार्ट हूँ तो इससे क्या आप गैस कर सकते हैं कि सर के जो पेरेंट्स होंगे वो भी थोड़े से स्मार्ट होंगे? हाँ, अच्छे खासे स्मार्ट है, ठीक है, ठीक है। तो आपको मतलब थोड़ी तो हिंट मिल रही है कि मैं अगर पेरेंट्स के समान हूँ, जैसे कि आप ही अब आप वीडियो देख रहे हो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो सपोज, हाँ मेरी कुछ कुछ बातें काल्पनिक रहती है, एकदम ऐसा नहीं कि अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ लेंगे आप, ठीक है, ध्यान रखो थोड़ा सा। अगर मैंने बोल दिया सपोज करो आप अगर स्मार्ट हो, ठीक है, अगर आप स्मार्ट हो तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो आप में आए हैं, तो जिसके कारण हमारी बॉडी भी कैसे हुई है? डेवलप हुई है इनके कैरेक्टर्स में, के फिजिकल और मेंटल कैरेक्टर्स। तो ऐसे वाले दो कैरेक्टर्स गाइस मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, अगर आप लेक्चर देख रहे हैं ना आपके जो पूरे कंसेप्ट है वो पूरे क्लियर होंगे। सिर्फ मेरी एक एक बातों पे ध्यान दो। अपना काम ऐसा नहीं है कि पढ़ लेंगे, अरे कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्या, सब अपन क्लियर करते चलो। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैं 4 ही डिफाइन पता है, लेकिन कंसेप्ट आपने क्लियर करके दिया हो कि क्या है एग्जैक्टली। तो ये 4 डिफाइन काम किए, समझ गए क्या सभी को? फटाफट देखते चलो स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमने बात की किसकी? हेरेडिटी। हेरेडिटी मींस क्या? हेरेडिटी मींस क्या? कैरेक्टर से पेरेंट्स के पास में, जो किसके पास में आएंगे? किसके पास? ऑफस्प्रिंग के पास में। तो बस आपके पास में डिफाइन आ गई ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फिजिकल और मेंटल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। देन हमको पता है जो कैरेक्टर आते हैं, कैरेक्टर के लिए हमेशा रिस्पांसिबल कौन रहता है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। देन ये लेके जाने का काम किसका रहता है? जीन का। जीन क्या है? पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर्स। हाँ गाइस, ट्रेट्स को ही कैरेक्टर्स बोला जाता है। एक वर्ड आपको ये ऐसा दिखेगा ट्रेट्स, तो ट्रेट्स को ही बोला जाता है कैरेक्टर्स। तो ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। देन हमने क्या देखना है? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम ह्यूमंस में कितने हैं? 46 क्रोमोसोम। इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में लाइफ प्रोसेस में। हाँ, तो 46 क्रोमोसोम्स है हमारे पास में। क्रोमोसोम्स क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फिलामेंटस बॉडी व्हिच आर अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। गाइस फटाफट आप अगर डिफाइन नहीं लिखे होंगे तो मैं हट रहा हूं यहां से स्क्रीन के पास से, फटाफट आप डिफाइन नोट कर लो। देन हम देखते हैं हमारा साइंटिस्ट का टेबल। देखो गाइस फटाफट देख लो। हाँ गाइस, तो यहाँ पे देखते चलो भी साइंटिस्ट का जो टेबल। गाइस आपको जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज पे पूरा का पूरा साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, लेकिन कैसा वो जंबल टाइप दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने सेम फिगर बना के रखा है, जो फर्स्ट 2 पेजेस में जितने भी साइंटिस्ट हैं सब कवर किया है और अच्छे से एक्सप्लेनेशन सुन लो। डायरेक्ट एक मार्क क्वेश्चन आ सकता है, ग्रीगर जोहान मेंडल ने क्या किया, फंक्शन आ सकता है डायरेक्ट कि आपको हुगो डी वेरिस ने क्या किया है, जैकब एंड मोनेट ने क्या किया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारे पास में ईयर, साइंटिस्ट का नेम और उसका कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मींस उसने क्या किया, क्या इंपॉर्टेंस है, ये दिया हुआ। देखते चलो फटाफट। इन 1886 एक हमारे पास में साइंटिस्ट थे जोहान मेंडल। आप बोलोगे सर हमने नाम सुने हैं, आपने सुने गाइस ये नाम कहाँ पे? 9th स्टैंडर्ड में जब आपने पाइसम सटाइवम पी प्लांट के ऊपर में एक्सपेरिमेंट का जो चैप्टर पढ़ा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाइहाइब्रिड क्रॉस, उसमें इनका नाम सुना है आपने। तो इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। पी बड़ा है यहाँ पे, एस छोटा, याद रखेंगे आप, जीनस और स्पीशीज का रिलेट रहता है। हाँ,
तो इन्होंने क्या किया, जोहेन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। देन 1901 में हुगो डी वेरिस, हुगो पढ़ना, कुछ और नहीं पढ़ना, हुगो डी वेरिस, हुगो डी वेरिस ने क्या किया है, म्यूटेशन थ्योरी। तो म्यूटेशन थ्योरी तो समझ गया, म्यूटेशन मींस क्या। तो गाइस म्यूटेशन मींस क्या, जो भी बॉडी में सडन चेंजेस आते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, बॉडी में जो सडन चेंजेस आते हैं, जो बॉडी में चेंजेस आते हैं उसको बोला जाता है म्यूटेशन। तो ये म्यूटेशन की स्टडी की है किन्होंने, हुगो डी वेरिस ने। तो इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी के ऊपर में काम किया है। देन 1902 में बोवेरी एंड सूटन, ये दो साइंटिस्ट, आपके बुक के हिसाब से वॉल्टर सूटन लिखा है, दिख रहा है सभी को, ये एक ही नाम है वॉल्टर सूटन, लेकिन उसके बीच में एंड लगा है, तो आप वहां से एंड काट दो, एक ही नाम हो जाएगा। या तो आपको ये दोनों नाम याद रखो, बोवेरी एंड वॉल्टर सूटन, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, फिर से क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम आर द फिलामेंटस बॉडी व्हिच आर अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो वही है, क्रोमोसोम के ऊपर में स्टडी की है। सबसे पहले ग्रास हॉपर के ऊपर में इन्होंने काम किया था, ये भी याद रखेंगे आप। देन 1944 में तीन साइंटिस्ट थे, अवेरी, मैकलियॉड, मैककैर्थी। सर इतने हार्ड नाम कैसे याद होंगे, एक ट्रिक देता हूँ, अपने कभी को फ्रस्ट्रेशन आया ना कि यार ये ऐसा ही हो रहा ऐसा ही हो रहा, उसके लिए आप पता है क्या करना, गाली वगैरह नहीं देना, ठीक है, संस्कार है ना हमारे पास में, अच्छे पेरेंट्स के ना हो, तो हमको क्या करना है, गाली वगैरह नहीं देना है, लेकिन अपना भी काम होने को ना, फ्रस्ट्रेशन निकलने को ना, साथ में उसको भी लगने को ना कि कुछ तो भी बोला, जैसे कि आपको किसी ने परेशान कर दिया, आपका फ्रेंड वगैरह है, गाली नहीं देना उसको, नहीं तो आजकल तो वावा देखना ही नहीं पड़ता, ठीक है, गाली वगैरह नहीं देना, साइंटिस्ट के नाम फेंक के मारना, कैसे, अवेरी, मैकलियॉड, मैककैर्थी, क्या बोले उसको भी नहीं समझा, अपना भी काम हो गया, कैसे, देखो ना तीन साइंटिस्ट, अवेरी, मैकलियॉड, मैककैर्थी, अभी कब नाम याद होंगे, दो तीन गालियां जैसे मारते ना, वैसे भी ये नाम फेंक के मारेंगे फ्रेंड को, कुछ भी किया उसमें, अवेरी, मैकलियॉड, मैककैर्थी, क्या किया इन्होंने, इन्होंने बताया जो डीएनए हमारे पास में वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए प्रेजेंट है, और वो कैसा है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। सिर्फ इनका एक कहना था कि वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं रहता, डीएनए नहीं रहता तो कौन रहता, आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। अवेरी, मैकलियॉड, मैककैर्थी ने बताया हमारे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल, सिर्फ कहां पे नहीं है, वायरस में नहीं है, क्योंकि वायरस में कौन है, आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। देन 1961 में जैकब एंड मोनेट करके साइंटिस्ट थे, जैकब एंड मोनेट, इन्होंने बताया प्रोटीन सिंथेसिस, सबसे काम का टॉपिक है हमारे फर्स्ट चैप्टर में, प्रोटीन सिंथेसिस, दो स्टेप रहती है, मैं पढ़ाता हूं अच्छे से, अभी ये वाले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस मींस क्या है तो वो भी देखना है आपको, प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर में। देन 1968 में हमारे पास में एक साइंटिस्ट आए थे, डॉक्टर हरगोविंद खोराना, कौन से, खोराना, खुराना नहीं, खोराना, ठीक है, डॉक्टर हरगोविंद खोराना, एक ही इंडियन आया, कुछ तो किया, लेकिन इसने भी नाम गलत खोराना रख दिया, ठीक है, नाम से अपने कुछ नहीं करना है, ठीक है, इनका नाम क्या है, डॉक्टर हरगोविंद खोराना, जिन्होंने क्या बताया, ट्रिपल कोडन। सर ट्रिपल कोडन मींस क्या, ट्रिपल कोडन मींस क्या, कोई भी अगर हमारे पास में सीक्वेंस है जीन का जो सीक्वेंस, डीएनए में जो सीक्वेंस रहते हैं ये हमेशा ट्रिपलेट के फॉर्म में रहते हैं, ये जो है ना मैं एमआरएनए बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, एमआरएनए, या तो डीएनए को पढ़ लो, हमारे बॉडी में जो डीएनए के सीक्वेंस रहते हैं ना, यहाँ पे एटीजी, यहाँ पे भी एजीटी, ये जो सीक्वेंस है, ये तीन के जो सीक्वेंस है, ये तीन के सीक्वेंस को बोला जाता है ट्रिपल कोडन, क्योंकि कभी भी जो आपका सेगमेंट रहता है इतना, ये हमेशा किससे मिलके बना रहता है, तीन अमाइनो एसिड से मिलके बना रहता है, तो इसको बोला जाता है क्या, ट्रिपल कोडन, हमेशा ट्रिपलेट रहते हैं, ट्रिपलेट ही रहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो इसकी डिस्कवरी किसने की, डॉक्टर हरगोविंद खोराना, साथ में और दो साइंटिस्ट हैं, नीरेनबर्ग और मार्शल। आपके बुक में पेज नंबर 2 में जो सेकंड टॉपिक दिया ना, सेकंड आपका पैरा, वहां पे लिखा हुआ है डॉक्टर हरगोविंद खोराना को 1968 में क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है, इनको तो मिला है, साथ में और दो साइंटिस्ट थे, कौन से, वो नाम नहीं लिखे, अगर आपको नाम लिखना है तो लिख सकते हैं आप, नीरेनबर्ग और मार्शल,
तो नीरेनबर्ग एंड मार्शल ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, ट्रिपल कोडॉन, और गोविंद खुराना के साथ में इन्होंने ट्रिपल कोडॉन की डिस्कवरी की। तो गाइस यहाँ तक के हमारे पास में साइंटिस्ट कवर हो गया, यहाँ तक के हमारे पास में साइंटिस्ट है। ये पूरा आपका फर्स्ट जो पैरा है ना पूरा कवर करने वाले। देन हमको बात किसकी करनी है अभी नेक्स्ट, वहां पे आपको दिख रहा होगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास में प्रोटीन सिंथेसिस, उसी को आप प्रोटीन सिंथेसिस बोल सकते हो। सबसे पहले डीएनए देख लो। मैंने आपको बोला है कि आपको लेक्चर पूरा देखना है, मिस नहीं करना है गाइस, तो लेक्चर देखना ही है आपको। पहले सिर्फ अभी जितना मेरे काम का है अभी जितना लगेगा वो देखते चलो फटाफट। ये हमारे पास में डीएनए का स्ट्रक्चर रहता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसके दो डायरेक्शन 5' 3' 3' 5', ये सब बताया मैंने आपको। जिसको नहीं समझ रहा है वो पहले डीएनए का लेक्चर देखो अच्छे से, वो पूरा क्लियर करो, उसके बाद में लेक्चर देखो। हां देन 5' 3' के बीच में जो डिस्टेंस रहता है 20 एंगस्ट्रॉम का, ये भी सब भी पता चुका है। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस रहता है 3.4 का, और 10 बेस पेयर के बीच का डिफरेंस 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट। एंगस्ट्रॉम यूनिट मींस क्या, 10 टू द पावर -10 प्लस 10 नहीं -10 एंगस्ट्रॉम मींस। हां याद रखिए हमारे पास में डीएनए है। तो गाइस हम सबसे पहले बात करते हैं डीएनए के पास में न्यूक्लियोटाइड कौन से रहते हैं। तो डीएनए के पास में 4 न्यूक्लियोटाइड है और नाइट्रोजन बेस है A T G C। तो A के साथ में आपको T ही दिख रहा होगा और G के साथ में आपको C ही दिख रहा होगा। आपको उल्टा सीधा नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही, इसके अलावा नहीं, ठीक है। तो एडेनिन इज ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिन विद 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन इज ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन विद 3 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हमको पता है। इसी के बाद में अभी मैं बात करता हूं किसकी, आरएनए। डीएनए आपको वहां से देखना है, अभी मैं आरएनए बताऊंगा आपको, ठीक है गाइस। तो फटाफट आरएनए देखते चलो। आरएनए मींस क्या है, डीएनए का उल्टा है, डीएनए का एग्जैक्टली अपोजिट। आपको पता है क्या, वहां पे दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, कैन यू टेल करके जो लिखा है वहां पे लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना है, साथ में डीएनए का पूरा एक्सप्लेनेशन देना है। वहीं पे लिखा है आरएनए का एक्सप्लेनेशन देना है। तो आरएनए का एक्सप्लेनेशन देखते चलो। डीएनए का तो हो गया हमारा, पढ़ गए आरएनए मींस क्या है। आरएनए मींस क्या है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। राइबोस न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H10O5। यही मैंने आपको आरएनए में बताया था गाइस। मैं यहां पे डीएनए और आरएनए का दोनों का डिफरेंस लिख लिया, तो सबसे सही काम होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म पहले आपको लिखना है फुल फॉर्म, चलो लिख लो फटाफट। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और यहां पे क्या है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये पहला पॉइंट। दूसरा, डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट रहती है उसका फार्मूला क्या है, C5H10O4, और यहाँ पे क्या है C5H10O5, यहाँ पे O4, यहाँ पे O5, छोटा सा डिफरेंस है। डीएनए के पास में एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये 4 प्रेजेंट है। आरएनए के पास में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये 3 तो है, लेकिन थाइमिन की जगह पे यहाँ पे यू है। यू का फुल फॉर्म है यूरेसिल। गाइस बहुत काम की चीज है, आपको फर्स्ट पेज पे दिख रहा होगा कि थाइमिन की जगह आरएनए में क्या रहता है। वहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक में आ चुका है इसके पहले वाली बैच को, कि थाइमिन की जगह पे आरएनए में क्या प्रेजेंट रहता है, यूरेसिल। तो थाइमिन की जगह पे आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट रहता है, मतलब थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल इन आरएनए। बहुत काम का है पॉइंट। देन एडेनिन की हमेशा पेयरिंग किसके साथ में होती है, थाइमिन के साथ में। कितने बॉन्ड से, 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। गुआनिन इज ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन विद 3 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सभी को पता है। हां गाइस, इसके बाद यहां पे आ जाते हैं, एडेनिन इज ऑलवेज पेयर्स विद यूरेसिल विद 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। काम का पॉइंट फिर से गाइस, एडेनिन इज ऑलवेज पेयर्स विद यूरेसिल विद 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। थाइमिन की जगह यहां पे क्या आ गया, यूरेसिल। देन गुआनिन इज ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन विद 3 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पे सेम ऐसा ही है, यहां तक कि हमारे पास में दिया हुआ है डिफरेंस, और डिफरेंस बहुत सारे, लेकिन हमारे 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से इतने सफिशिएंट है। एक लास्ट डिफरेंस आपको याद रखना है, डीएनए के 5 टाइप रहते हैं। डीएनए के 5 टाइप कौन-कौन से, डीएनए के 5 टाइप है, टाइप ए, बी, सी, डी एंड जेड, 5 टाइप। लेकिन आरएनए के 3 टाइप रहती है, एक रहता है एमआरएनए, दूसरा रहता है आरआरएनए, और लास्ट रहता है टीआरएनए। ये 3 टाइप रहते हैं। कौन कौन से, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। सर ये एमआरटी है क्या,
तो ये क्या है इसके बारे में देख लो फटाफट। जो एम है, एम का फुल फॉर्म है मैसेंजर आरएनए। क्या है एम का फुल फॉर्म? मैसेंजर आरएनए। तो एम को बोला जाता है मैसेंजर आरएनए, आर को बोला जाता है राइबोसोमल आरएनए और टी को बोला जाता है ट्रांसफर आरएनए। तो पहले हम देख लेते हैं आरएनए के बारे में फटाफट, देन हम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, फटाफट हमारा प्रोटीन सिंथेसिस। गाइस फटाफट आपको लिखना है तो मैं साइड में हूं, फटाफट आप लिख लीजिए फटाफट गाइस। हाँ गाइस तो यहाँ पे देखते चलो भी आरएनए, राइबोस, न्यूक्लिक एसिड और उसके जो 3 टाइप। आप बोलोगे सर हमको आपने डीएनए और उसके 3 टाइप और 4-5 टाइप जो 5 टाइप है वो नहीं पढ़ा है। तो गाइस मैंने ये लेक्चर आपको पहले ही बताया, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे रहा हूँ, वो आप डीएनए का स्ट्रक्चर देख लो। मेरी एक सजेशन है आपको, अगर आपने वो डीएनए का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देख लो गाइस, कंसेप्ट बहुत जबरदस्त क्लियर होने वाले हैं, पहले वो देख लो देन ही कंटिन्यू करो आगे। तो गाइस हमारे पास में फटाफट देखते चलो भी क्या है आरएनए और आरएनए के 3 टाइप। अब मेरे पास में जो मेरा जो डिफरेंस है ना, हमने 5 पॉइंट लिखे, उसमें एक एक डिफरेंस आप बढ़ा दे सकते हैं आप। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। डबल स्ट्रैंडेड मींस क्या? डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा डबल था, डबल स्ट्रैंडेड था, लेकिन आरएनए का स्ट्रक्चर हमेशा कैसा रहता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। तो डीएनए का स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंडेड रहता है, आरएनए का स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंडेड। तो गाइस हमारे पास में आरएनए के 3 टाइप है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए के बाजू में आपको दिख रहा होगा सर आपने एस आरएनए लिखा है क्या? हाँ मैंने वहां पे लिखा है एस आरएनए। ट्रांसफर आरएनए को ही बोला जाता है एस आरएनए। एस आरएनए का फुल फॉर्म है सॉल्युबल आरएनए। गाइस हमारे पास में फटाफट देखते चलो, जो हमारा मैसेंजर आरएनए बॉडी में डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए भी हमारे बॉडी में दोनों प्रेजेंट है, लेकिन वायरस की बॉडी में सिर्फ आरएनए प्रेजेंट है। अभी कोविड वायरस जो चल रहा है सबसे मेजर वाला, तो उसके पास में भी क्या है? सिर्फ आरएनए, डीएनए नहीं है उसके पास में। हाँ ये क्या करता है हमारे बॉडी में? आरएनए। हमारे बॉडी में टोटल एमआरएनए जो मैसेज को ट्रांसफर करता है वो कितना है? 3 to 5%, 3 से 5% है 100% में से। देन 80% कौन सा है? आरआरएनए। बहुत काम है इसका, इसमें इसका कितना परसेंटेज है? 80। देन ट्रांसफर आरएनए कितना है हमारे पास में? 10 to 12%। ये हमारे पास में सबसे पहले कंपोजिशन। देन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट जो एमआरएनए का है वो है 5 लाख। साइज छोटा लेकिन मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है। देन इसका 40,000, ए मींस 1000 to 1 लाख। देन हमारे पास में जो ट्रांसफर आरएनए वो कितना है? 30,000। आप बोलेंगे सर ये हमारे सिलेबस में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन गाइस वहां पे क्वेश्चन लिखा था एक्सप्लेन अबाउट आरएनए एंड इट्स टाइप। क्वेश्चन आता है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, ड्रॉ वेल नीट एंड वेल लेवल डायग्राम ऑफ आरएनए विद इट्स टाइप, ये आता है क्वेश्चन। देन हमारे पास में आरएनए का जो स्ट्रक्चर रहता है एम वाला, वो सिंपल और स्ट्रेट रहता है। राइबोसोमल आरएनए फोल्डेड रहता है। बोलेंगे सर ये डबल स्ट्रैंडेड है क्या? नहीं, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। देखो इसने क्या किया, ये डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, सिंगल। अपने इसमें फोल्ड हो, यहां से चालू हुआ और यहाँ पे खुद ही खत्म हुआ, लेकिन वहां पे क्या रहता था? एक ये रहता था, देन ये रहता था। तो ये डबल स्टैंडर्ड है और ये सिंगल स्टैंडर्ड। सिर्फ कैसा है? फोल्डेड है। ये रहता है हमारे पास में सिंपल और स्ट्रेट। ये देखो स्ट्रेट 5' to 3', तो यहाँ पे एक ही सीक्वेंस रहता है। वहां पे कैसा था? 5' to 3', 3' to 5', लेकिन यहाँ पे सिर्फ कितना है? 5' to 3'। हमेशा यहाँ पे याद रखेंगे AUG। सर थोड़ी देर पहले आपने हमको ये ऐसा कुछ तो लिख के दिखाया गया, अरे क्या बोलते हैं इसको? ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कोडॉन। किसने बताया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। कब बताया? हाँ ये पूरा आपको याद रखना है। AUG ट्रिपलेट, ये क्या है? ये भी क्या है? ट्रिपलेट। ये क्या है? एक अमाइनो एसिड। द ग्रुप ऑफ 3 कोडॉन, द ग्रुप ऑफ 3 कोडॉन नोन एज ट्रिपलेट कोडॉन which consist of अमाइनो एसिड। तो इसके पास में अमाइनो एसिड रहता है। सर अमाइनो एसिड कहां से आ गया? अमाइनो एसिड मींस क्या, ये भी देख रहे। अमाइनो एसिड मींस क्या? प्रोटीन बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड रहता है। जैसे कि हमने पढ़े थे बहुत सारे जीन मिलके क्या बनता है? डीएनए। वैसे ही बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके क्या बनता है? प्रोटीन। तो ये भी मैं गाइस बता रहा हूं फटाफट। चलो सिंपल और स्ट्रेट। देन एमआरएनए फोल्ड, आरआरएनए फोल्डेड। टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? हेयर पिन, जो अपन नहीं गाइस, हां ठीक है, गर्ल्स जो लगाती है हेयर पिन, वो आप याद रखेंगे। नहीं आजकल बॉयज भी लगा रहे हैं। अब यहाँ पे तो एकदम सलून वगैरह खुले नहीं है, तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कल से मैं लेक्चर लूंगा तो हेयर बैंड लगा के रखता हूँ। इधर वाले जा रहे उधर वाले जा रहे, वो सेटअप करने लग रहा है बार बार में। ठीक है, तो देखते हैं अभी। देन हमारे पास में क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मींस क्या? लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला हमारे पास में रहता है टीआरएनए। ये हमारे पास में इतना है टीआरएनए के बारे में।
गाइस इसके बाद में हमारा जो फर्स्ट पेज है पूरा कवर हो चुका है, सेकंड पेज भी कवर ही हो चुका है मैक्सिमम। सिर्फ आप बोलेंगे सर हमको प्रोटीन सिंथेसिस आप बताने वाले थे, वो क्या है वो बता दो बस। प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में हमारे दोनों पेज पूरे कवर हो सकते हैं, पूरे हो गए हैं। सिर्फ आपको कवर करके कैसे देखना है, सिर्फ अच्छे से पढ़ना है। गाइस मैं भी फटाफट देखते चलो, अब आपको दोनों प्रोसेस बता देता हूं। प्रोटीन सिंथेसिस मींस क्या? प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस मींस क्या? बनाना। अरे केला नहीं, बनाना, प्रिपेयर करना, केला नहीं है। हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस क्या बोल रहा हूं मैं? प्रोटीन सिंथेसिस मींस क्या? प्रोटीन बनाना। ठीक है, तो बनाना है हमको प्रोटीन, तो कैसे बनाना है? तो याद रखेंगे हमारी बॉडी में हमेशा प्रोटीन बनना चालू है। अभी आप बोलेंगे सर कैसे? आप अपने हाथ को देने बोलेंगे, बना बाबू घुमा और यहाँ से निकल आम, यहाँ से निकल केला। नहीं, ऐसे प्रोटीन नहीं बनाना है। आप बोलेंगे सर हम खाना खाते हैं, वो प्रोटीन पौष्ट है, लेकिन हमारे बॉडी में प्रोटीन कैसे बनते हैं, हमारे बॉडी में कैसे प्रोसेसिंग होती है, तो हमारी बॉडी में एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए। डीएनए के पास में सभी इंफॉर्मेशन रहती है, तो डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है वो कॉपी होती है। कौन करेगा? तो एक मिनट गाइस यहाँ पे आ जाओ, मैं एक मिनट फटाफट आपको फंक्शन बता देता हूँ, देखते चलो फटाफट। मैसेंजर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ये अच्छा लग रहा तो तीनों वर्ड सुन लो फटाफट। सपोज मैं सपोज ये जो बातें मैं बता रहा हूँ काल्पनिक है, सपोज करने के लिए। जैसे कि मेरे को एक लड़की पसंद आई, ठीक है, सपोज मेरे को एक लड़की पसंद आई। अब मेरे को क्या करना है? वो लड़की से बात करना है, लेकिन मैं जिस लड़की से बात करना चाहता हूँ वो लड़की मेरे से बात नहीं कर रही है, क्योंकि मैं उसको नहीं पहचानता। घुरो मत जाता, देखो फटाफट सुनो, कंसेप्ट क्लियर करना है हमको। ठीक है, मेरे पास में जो मेरी फ्रेंड है उस मतलब उस लड़की से मेरे को बात करना है, लेकिन मैं बात नहीं कर पाता, जो मेरी पहचान नहीं है। लेकिन मेरे पास में मेरा दोस्त है, ठीक है, मेरे पास में एक दोस्त है, उसको मैंने बोला कि भाई मेरे को उससे बात करनी है। अरे भाई तेरे लिए बात है क्या? वो बोलेगा तेरे लिए बात है क्या? मैं तो पहचानता, मेरी लग गई लॉटरी। बोला चलो मस्त हो गया। तो क्या हुआ, मैं डीएनए, ठीक है, मेरे को मेरी इंफॉर्मेशन जो है किस कहाँ तक मतलब मेरे को बात करनी है, वो किसके पास पहुंचानी है? वो लड़की के पास में। पहुंचाने का काम कौन कर रहा? तो सबसे पहले मेरे माइंड ने अभी इंफॉर्मेशन कॉपी की, मैसेज आया मेरे बॉडी से, तो मेरे बॉडी से मैसेज आया, तो डीएनए से ही कॉपी हुआ माइंड में, और क्या बना? एमआरएनए। ये एमआरएनए मैसेज किसको दिया? किसके पास जाना है? लड़की के पास में। मेरे पास से जो इंफॉर्मेशन ब्रेन से निकली उसको मैंने क्या नाम दिया? एमआरएनए। गाइस थोड़ा अच्छे समझो, मेरे पास से जो मेरे को इंफॉर्मेशन उसको देना है, डीएनए की इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन किसकी है? डीएनए की। डीएनए की इंफॉर्मेशन आई मेरे माइंड में, एमआरएनए कॉपी किया, कॉपी करके किसके पास देना है? टीआरएनए के पास में। लेकिन मैं टीआरएनए को पहचान पा रहा क्या? मैं उसको पहचानता लड़की को नहीं, लेकिन बात करनी है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, जो कनेक्ट करने के लिए, मेरी इंफॉर्मेशन लेके उसको देने के लिए कौन आया था? मेरा फ्रेंड। वो कौन है? आरएनए। तो डीएनए की इंफॉर्मेशन कॉपी हुई एमआरएनए में कि प्रोटीन बनाना है, एमआरएनए से टीआरएनए में डायरेक्ट नहीं जाता, तो एमआरएनए से आरआरएनए के पास में और आरआरएनए से टीआरएनए के पास में। इसीलिए कितना परसेंट रहता? 80%। यहां से लेके वहां तक देने का काम। अगर मेरे को उससे बात करनी है, मैं बोल रहा मेरे को उससे बात करनी है, लेकिन बात ही नहीं हो पा रही, क्योंकि जब तक ये काम ही नहीं करेगा, मतलब किसका बहुत ज्यादा काम है? आरआरएनए का। गाइस समझा गया फंक्शन सबका? मैसेंजर आरएनए का क्या है? मैसेज को जनरेट करना, डीएनए से इंफॉर्मेशन को कॉपी करना, एमआरएनए का काम। टीआरएनए का काम क्या? जो इंफॉर्मेशन गई उससे कुछ आगे करना। अब मैंने बोला भाई मेरे को उससे बात करनी है, इसने क्या किया? हाँ भाई मैं जमा देता हूँ, ठीक है, हाँ बातचीत सिर्फ, ठीक है, सिर्फ बातचीत जमा देता हूँ, ज्यादा मत सोचो। हाँ ठीक है, मेरे पास की इंफॉर्मेशन वो लिया, उसने उसको दिया। अब वो लड़की क्या करेंगी? रिस्पॉन्स करेंगी। अब वो या तो बोलेंगी यस या तो नो बातचीत के लिए, तो बोलेंगी। अब मैं इतना स्मार्ट हूँ सपोज, तो हाँ वो बोलने वाली हो, लेकिन रिस्पॉन्स आया ना उसका, वो जो रिस्पॉन्स आएगा टीआरएनए के कारण जो रिस्पॉन्स आएगा ना, वो अलग प्रोसेस है। यहाँ से एक प्रोसेस, वहां से दूसरी प्रोसेस, तो वो ही देख लेंगे हम, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में आपके पास में दो प्रोसेसेस रहती है। डीएनए की इंफॉर्मेशन, अब तो आपको समझ गया, डीएनए की इंफॉर्मेशन कहाँ में कॉपी होना? एमआरएनए में। और एमआरएनए की इंफॉर्मेशन कहाँ कॉपी होना? टीआरएनए में। लेकिन कॉपी कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल
आरएनए। तो आपको मैंने बता दिया डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से टीआरएनए। तो यहाँ पे जो दो प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। गाइस लिखो फटाफट, डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए, द इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू एमआरएनए इज नोन एज transcription, and the information which is copied on mRNA then convert into tRNA is known as translation। क्या बोला गया इसको? ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन सिंथेसिस मींस क्या? द प्रोसेस इन विच डीएनए इज कन्वर्टेड टू एमआरएनए is known as transcription, and the process in which mRNA is copied on tRNA is known as ट्रांसलेशन। तो यहां तक कि गाइस हमारे पास में डिफाइन और प्रोसीजर प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद में आपको बताना है प्रोटीन सिंथेसिस की दो स्टेप है, एक ट्रांसक्रिप्शन और एक ट्रांसलेशन। ये दो ही स्टेप है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस को ही दूसरा नाम दिया गया है सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा। तो गाइस यहां तक कि हमारे पास में प्रोटीन सिंथेसिस की डिफाइन देखते चलो फटाफट। हाँ गाइस